As you can see in this diagram, our code written in C language passed to preprocessor, and preprocessor directive includes or works according to the directions. Hash symbol is the indicator of that preprocessor. After that, it is the file goes to compiler, compiles it into assembly language, assembler process it and creates object code, and then linker links that object code and finally makes executable file. This process performed by our Turbo C++ compiler inbuilt with the editor. Along with the editor, we have we press the control 9 and alter 9, these all things happens automatically. You can see this file obj and exe into your directory, respected directories in your C or Turbo C or Borland C, whatever. So you can find obj file, asm file after the compilation and linking process. Finally, you can see the exe file, that is the executable file. Once you compile this, no need of code, source code, you can work with the exe. So exe बनाना ज़रूरी है, तो हमें उसके लिए कंट्रोल F9 अल्टर F9 से जो प्रोसेस होता है, या बटन कंपाइल का ऑप्शन चूज़ करके, या लिंक का या एग्जीक्यूट मेक का ऑप्शन चूज़ करके हम exe फाइल बना सकते हैं और एग्जीक्यूट कर सकते हैं. हमें पता है कि जो exe फाइल है वो जनरली बाइनरी फॉर्म हम जैसे बोलते हैं कि कंप्यूटर जिसमें समझ सकता है कोड को 0-1 का फॉर्म, एग्जीक्यूटेबल फॉर्म, उस फॉर्म में ये कन्वर्ट करता है, जबकि ये मशीन जो हम लोग समझते हैं और मशीन को समझने के लिए उसे कंपाइल करना पड़ता है. दिस इज़ द कोड दैट कैन बी अंडरस्टूड बाय अस, बट when we compile it and link it, the machine code will be developed and it will be executed by the computer. जनरली हम लोग स्कैनएफ में एम% लिखते हैं, प्रिंटएफ में नहीं लिखते हैं, स्कैनएफ में लिखते हैं. तो एम%a क्यों लिखते हैं? एम%a लिखने से क्या होता है, तो वो आपको हमेशा क्वेश्चंस बना रहता है. तो वन थिंग इज़ दैट वेरी मच क्लियर दैट एम% लिखने का मतलब होता है एड्रेस ऑफ ए मिलता है. अगर ए का एड्रेस चाहिए तो उसके आगे एम% लगा दो, बीच में स्पेस नहीं रखना है. तो वाई वी आर यूजिंग दिस एम% स्पेशल इन स्कैनएफ, क्योंकि मान लो कि अगर हमारे पास ये स्टेटमेंट है int a = 320 और ये रैम है, ये जो मैंने बॉक्सेस बनाए हैं वो सब रैम है. और तो क्या होगा जब हम ये लिखते हैं तो किसी भी एक जगह पर हमें जगह मिल जाएगी. दिस इज़ द रैम इज़ अ लोकेशन, memory locations, and this memory location allocated for A randomly or according to operating system decides which place should be allocated to A. So suppose this is the location which is reserved for A. So what is this? This is the name. What is A? Is the name of this location, and 320 is the value of this location, value stored at this location, and this is the address of this location. मतलब कि address actually I am giving simple number in computer, or actual number will be in the 8 or 6 digits. So memory addresses are longer than this, 6 digit 8 digit का होगा. So यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए मैंने सिंपली एड्रेस लिया है. 7 एड्रेस है, 320 यहाँ पर वैल्यू है, A नेम है, और ये बॉक्स लोकेशन है, मेमोरी लोकेशन, जो कि 2 बाइट का होगा. इंटीजर की साइज़ कितनी होती है? 2 बाइट्स. सो दिस मेमोरी लोकेशन हैविंग 2 बाइट्स साइज. सो फाइनली हम लोगों ने इतना यहाँ पे क्लियर हुआ कि जो नेम दिया जाता है, नेम इज़ गिवन टू द लोकेशन ऑफ रैम, दैट इज़ A. %A is the address 7 in the example, and 320 is the value stored at this location which can be obtained by writing A. वैल्यू लेने के लिए सिर्फ A लिखना है, M% नहीं लिखना है. अगर M% लिखा तो उसका मतलब 7 होगा, एड्रेस होगा. तो वैल्यू के लिए हमें सिर्फ यहाँ पे A लिखना है. ऑपरेटर्स जो हैं वो ऑपरेटर्स
सिक्स टाइप्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, लेकिन हम लोग इनिशियली फोकस करेंगे 3 पे, अरिथमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल। 55 में हम लोगों ने कौन से ऑपरेटर सीखे हैं? अरिथमेटिक एंड रिलेशनल। तो दीज आर बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेटर, जिसमें से प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न आपको पता है। बाकी का 3 जो है वो मैं आपको बताता हूँ कि परसेंटेज मतलब मॉड्यूलस ऑपरेटर। मॉड्यूलस मतलब क्या कि हम लोग जब किसी को डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर रहता है, रिमाइंडर तो पता होगा कि जिसे हम शेष कहते हैं, तो उसको अगर आपको लेना है तो परसेंटेज का यूज़ होगा। मान लो कि 3/2 तो कितना शेष रहा, कितना रिमाइंडर रहा? 1, तो 1 यहाँ पे आएगा। फॉर एग्जांपल 5/2, तो 5/2 मतलब कितना आंसर आता है? 2 आता है। 2 2 ज़ा 4, लेकिन रिमाइंडर अगर चाहिए तो 5% 2 लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर 5% 2 लिखोगे तो आंसर आएगा 1, क्योंकि 2 2 ज़ा 4, रिमाइंडर इज़ 1, तो आंसर 1 आएगा। डिवीज़न में आंसर 5/2 का 2 आएगा। अगर हम लोग इंटीजर की बात कर रहे हैं, फ्लोटिंग में नहीं जा रहे हैं, तो 5/2 वी विल गेट द आंसर 2, 2 2 ज़ा 4। पॉइंट में नहीं आएगा आंसर, लेकिन परसेंटेज में हम लोगों को 2 नहीं मिलता है, वो निकल जाता है, रिमाइंडर जो होता है वो मिलता है। उसी तरह से प्लस प्लस का मतलब क्या होगा? अगर हम लोग a++ लिखेंगे तो a में 1 का बढ़ोतरी, a विल बी राइज विथ 1। इफ a माइनस माइनस वी राइट, देन दिस इज इंक्रीमेंट, दिस इज डिक्रीमेंट बाय 1, दिस इज इंक्रीमेंट बाय 1। तो यहाँ पर इसका मतलब होगा a को 1 से घटाओ और आंसर वापस a में डाल दो, दिस इज डिक्रीमेंट। a को 1 से बढ़ाओ और आंसर a में डाल दो, दिस इज इंक्रीमेंट। तो ये सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर थे। दिस आर ऑल सिंपल्स। सिंपल वन, रिलेशनल ऑपरेटर्स मतलब कि कंपैरिजन। आपको बहुत अच्छी तरह से पता है, अलजेब्रा पढ़े हो, यू नो वेरी वेल। ग्रेटर देन, a greater than b you know, less than, a less than b you already know, greater than equal to that is also clear, and less than equal to is clear। मतलब कि अगर a b से बड़ा है तो ये कंडीशन ट्रू मानी जाएगी, और यहाँ पर a b से बड़ा हो और या तो इक्वल हो, दोनों में से कोई एक हो तो कंडीशन मानी जाएगी। मतलब ये 2 greater than equal to 2 ट्रू होगा, लेकिन 2 greater than 2 फॉल्स होगा। यहाँ पर कहने का मतलब है कि इक्वालिटी भी चलेगी। 2 लिखते हैं, यहाँ 2 होता है इसका वैल्यू, तो ये ट्रू होगा, जबकि 2 greater than 2 इज़ नॉट ग्रेटर देन, वो रॉन्ग होता है। 2 तो इक्वल है ना, तो यहाँ पर इक्वालिटी, अगर सिर्फ इक्वालिटी चेक करना है मान लो, तो यहाँ पे सिंगल इक्वल टू नहीं लगेगा। सिंगल इक्वल टू तो असाइनमेंट होता है, डबल इक्वल टू लगेगा। यहाँ पर अगर हमें सिर्फ इक्वालिटी चेक करना है, तो नॉट इक्वल टू चेक करना है तो एक्सक्लेमेटरी सिंबल इक्वल टू लगेगा, और लेस देन इक्वल टू के लिए इस तरह से। लॉजिकल ऑपरेटर्स, वंस वी आर कनेक्टिंग दिस रिजल्ट्स ऑफ ट्रू और फॉल्स बिटवीन दिस, 2 कंडीशन को कनेक्ट करना। सिंपल मोटी मोटी बात इतना हम लोग सोचेंगे कि अगर आपके पास दो रिलेशनल ऑपरेटर से करा के आपने ट्रू फॉल्स लिया, तो बीच में अगर लॉजिकल ऑपरेटर से कनेक्ट किया तो उसका क्या मतलब होता है? मतलब कि दोनों ही सही हो तब ये पूरा सही होगा। डबल एंड का मतलब बोथ कंडीशन मस्ट बी ट्रू। अगर इन दोनों में से कोई एक भी फॉल्स हो गया तो पूरा का पूरा कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। आप लोग चेक कर सकते हो ये वैल्यू डालकर। 4 एग्जांपल दिए हैं, ये और ये दोनों ट्रू है तभी फाइनल आंसर ट्रू होगा। अच्छा, ये है नॉट ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर में इसको बोलेंगे और ऑपरेटर। दिस इज़ एंड ऑपरेटर, दिस इज़ और ऑपरेटर। तो अगर और ऑपरेटर का मतलब अथवा, यह और यह अथवा यह, दोनों में से कोई एक अगर ट्रू हुआ तो आंसर ट्रू, दोनों ट्रू होता है तो भी आंसर ट्रू। लेकिन फॉल्स कब होगा? दोनों, ये पूरा कंडीशन फॉल्स कब होगा? जब दोनों ही फॉल्स होगा तब पूरा कंडीशन फॉल्स होगा। दोनों में से कोई एक भी ट्रू हुआ तो आंसर इज़ ट्रू, फाइनल आंसर इज़ ट्रू। ये होता है नॉट के लिए, मतलब कि जो भी इसका आंसर आएगा उसका उल्टा हो जाएगा। नॉट का मतलब वॉट एवर द आंसर ऑफ फाइनल आंसर ऑफ दिस ब्रैकेट दैट विल बी रिवर्स्ड। सो नॉट ट्रू, फॉल्स हुआ तो ट्रू होगा, ट्रू होगा तो फॉल्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा इसके बाहर लिखने से। नॉट, यू कैन चेक विद दिस। मान लो कि अगर हमने ये लिखा, एग्जांपल लेते हैं एक, तो यहाँ पर ये एक्सप्रेशन में ये सारी वैल्यू डाल दो। ए की जगह 4, बी की जगह 6, सी की जगह 9।
तो 9 इक्वल टू 9 ये तो ट्रू हो गया, बहुत सिंपल। अब 4 ग्रेटर देन 6 प्लस 3 मतलब 6 प्लस 3 मतलब 9, तो 4 ग्रेटर देन 9 मतलब क्या हुआ, फॉल्स हुआ। बीच में क्या है, एंड है। ट्रू कब होगा, जब दोनों ट्रू होगा तभी ट्रू होगा, मतलब दो में से कोई एक फॉल्स हुआ तो आंसर फॉल्स। इस तरह से आप सारा का सारा कैलकुलेट कर सकते हैं, सोच सकते हैं। एक दूसरा रूल है कि ज़ीरो मतलब फॉल्स और नॉन ज़ीरो मतलब ट्रू, यानी कि अगर दोनों साइड अगर m% में तो दोनों ट्रू होगा तभी ट्रू होगा, तो अगर यहाँ दोनों साइड नॉन ज़ीरो है तो ट्रू, किसी भी एक साइड ज़ीरो आता है तो फॉल्स। बट अगर यहाँ पर और है तो दोनों में से कोई एक भी ट्रू है तो आंसर ट्रू आएगा, मतलब यहाँ पे दोनों ट्रू है, आंसर इज़ ट्रू। दोनों ट्रू है, नॉन ज़ीरो मतलब दोनों ट्रू है, आंसर इज़ ट्रू। ये फॉल्स है, ये -8 +8 मतलब क्या हुआ, ज़ीरो, तो ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स, तो दोनों फॉल्स हो गए, कोई भी ट्रू नहीं है तो आंसर इज़ फॉल्स। दिस इज़ फॉल्स, 0 होगा ना, यहाँ पे 6 मतलब ट्रू, तो आंसर इज़ ट्रू। आगे आप इसमें नोट लगा दो, तो जो अंदर का होगा आंसर उसका उल्टा हो जाएगा, दैट इज़ रिवर्स, जो भी होगा वो। ये हुआ मल्टीपल जो होती है ना कंडीशन, उसको कनेक्ट कर हम फाइनली एंड लॉजिकल, हम लोग कंडीशंस को भी कनेक्ट करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर से। ये कंडीशन कनेक्ट होती है एंड से, और से, नॉट यूज़ करके लॉजिकल ऑपरेटर्स कहते हैं इसको। और ये भी फंडामेंटल्स हम यूज़ कर सकते हैं कि 0 मतलब फॉल्स, नॉन ज़ीरो मतलब ट्रू। और इसका अब आगे लेते हैं दूसरा ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर। मतलब जहाँ पर आप इक्वल टू लिखते हो तो इक्वल टू का मतलब होता है असाइनिंग वैल्यूज़। ये वैल्यू असाइन होती है यहाँ पर, राइट वैल्यू असाइन टू लेफ्ट, मतलब कि a + b विल गोज़ इनटू c। आगे असाइनमेंट का थोड़ा एडवांस है, प्लस इक्वल टू, स्टार इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, स्लैश इक्वल टू, मतलब क्या है ये, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, ये सब भी हम कर सकते हैं। मीनिंग क्या है, एग्जाम्पल से देखते हैं। दिस इज़ एंड एंड एड एंड असाइनमेंट बोथ कनेक्टेड। c + इक्वल टू a लिखा, मतलब क्या इसका मतलब निकलेगा, c = c + a। अगर हमने ये लिखते हैं तो इसको थोड़ा एक्सपांड करेंगे, इसका एक्सपांशन होगा c = c + a, यानी ये मतलब इसका मतलब क्या होगा, a स्टार = b का a = a × b, समझे। तो इसका वैल्यू होगा, अगर ये a3 है, 6b6 है, तो इसमें हम लोग रखेंगे a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 6, 6 × 18, तो नई वैल्यू जो a की होगी वो 18 होगी। इस तरह से हमको इसको समझना है। ये हर का मैंने बताया है कि अगर आप लिखते हो a /= b, उसका मतलब a का नया वैल्यू होगा a/b। अगर आप लिखते हो a * b, a का नया वैल्यू होगा a = a*b। a + b, इसका a मतलब होगा a का नया वैल्यू होगा a + b। अच्छा, अभी यहाँ पर हम लोग यहाँ पे कुछ लिखा है, इसका आंसर आपको पता है कैसे होगा। a की वैल्यू 34 है, इफ़ a ≠ 0, सही है कि गलत है, ये 0 है और a 34 है, तो नॉट इक्वल टू ये हुआ, तो दिस इज़ इवेल्यूएटेड इन ट्रू। और अगर हम लोग ऐसे लिखेंगे तो भी बराबर है, इवेल्यूएटेड इन ट्रू। आगे की बात करते हैं C टोकन्स आर द बेसिकली बिल्डिंग ब्लॉक्स। मतलब कि C लैंग्वेज जो है वो कैरेक्टर सेट होता है, तो कैरेक्टर सेट से टोकन बनता है। अब मेनली कैरेक्टर सेट मतलब सिंगल कैरेक्टर की बात कर ली, अल्फ़ाबेट, डिजिट्स, लेकिन उससे भी अगले लेवल की बात करें तो C में होता है टोकन्स। जैसे कि वेरिएबल को टोकन बोलते हैं, कीवर्ड को टोकन बोलते हैं, कांस्टेंट, स्ट्रिंग, सिंबल, स्पेशल सिंबल्स, ऑपरेटर, दीज ऑल आर टोकन्स। आइडेंटिफायर किसे कहते हैं कि जो आप बनाते हो। कीवर्ड किसे कहते हैं, जो C में ऑलरेडी बना हुआ है। देखिए, हम लोगों को पहले डिसाइड करना है कि कीवर्ड क्या है और आइडेंटिफायर क्या है। आइडेंटिफायर जो हम देते हैं जिसे नाम, हाँ, मेन फंक्शन का नाम तो ऑलरेडी है, बना हुआ है, वो तो होना ही है, लेकिन जो कुछ भी हम वेरिएबल नाम देते हैं, फंक्शन के नाम देते हैं, वो सारा आइडेंटिफायर, आइडेंटिफाई करने के लिए, ओळखवा माटे, पहचानने के लिए। कीवर्ड जो होते हैं वो ऑलरेडी 32 कीवर्ड्स रिजर्व वर्ड्स हैं।
वो भी टोकन में आ जाएंगे। जो कांस्टेंट यूज़ करते हैं, जो स्ट्रिंग यूज़ करते हैं, स्ट्रिंग का मतलब एनीथिंग एनक्लोज्ड इन डबल कोट्स, स्पेशल सिंबल ऑपरेटर, दिस ऑल आर कॉल्ड टोकन। उसी से सी का प्रोग्राम कंस्ट्रक्ट होगा। दिस आर ऑल बिल्डिंग ब्लॉक्स। एक प्रोग्राम है जिसके अंदर ये मेन, ब्रेसिस, डेटा टाइप, रिजर्व वर्ड में आता है, इंटीजर कीवर्ड्स में आता है, एक्स वाई वेरिएबल, टोटल, दिस ऑल आर टोकन्स। आइडेंटिफायर जैसे मेन कहते हैं, मेन फंक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए, सेपरेटर जिससे कहते हैं, ये कीवर्ड है, डेटा टाइप, एक्स वाई, टोटल, आइडेंटिफायर है, ये सारा टोकन्स है। इससे प्रोग्राम बनता है। आइडेंटिफायर किसे कहते हैं? जैसे कि वेरिएबल का नाम, फंक्शन का नाम। नाम जहाँ दिया जाए, नाम किस लिए दिया जाता है? मैं मनुष्य हूँ लेकिन मेरा नाम प्रियंक है, मतलब कि मुझे पहचानने के लिए मेरे नाम की ज़रूरत पड़ेगी, तो मेरा नाम क्या हुआ? आइडेंटिफायर। तो आइडेंटिफायर का यूज़ होता है किसी भी चीज़ को पहचानने के लिए, यानी कि अगर आप नाम देते हो तो वो हुआ आइडेंटिफायर। तो जो एलिमेंट्स को हम लोग नेम देते हैं उसे आइडेंटिफायर कहते हैं। एक्स वेरिएबल का अगर नाम है तो वो आइडेंटिफायर हो गया, इंटीजर वेरिएबल। तो रूल्स क्या हैं? आइडेंटिफायर कीवर्ड, किसी का नाम वकील नहीं हो सकता, किसी का नाम डॉक्टर नहीं हो सकता, किसी को हम टीचर नहीं कह सकते। ये सारे रिजर्व वर्ड हैं। समाज ने ये सारे नाम को रिजर्व करके रखा हुआ, ये सारे रिजर्व वर्ड कहते हैं। वकील, टीचर प्रोफेशन के नाम है। नाम तो यही होगा ना, चमन, मगन, बराबर है। तो ये सारे जो नाम हैं, नरेंद्र, सुरेश, ये सारे नाम हैं, वो हम ले सकते हैं। तो यहाँ पर पहला रूल होता है कि कीवर्ड को हम लोग नाम के तौर पर यूज़ नहीं करना है। रिजर्व वर्ड INT डेटा टाइप है, कीवर्ड है, उसको हम लोग वेरिएबल का नाम नहीं दे सकते। आप वेरिएबल का नाम A1 दीजिए, A2 दीजिए। मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि वेरिएबल के नाम को हम लोगों को अल्फ़ाबेट से शुरू करना है। हम बीच में अंडरस्कोर लगा सकते हैं, अल्फ़ा न्यूमेरिक हो सकता है। नंबर से नहीं शुरू करना है, डिजिट से शुरू नहीं करना है। स्पेशल सिंबल एक ही अलाउड है, अंडरस्कोर। ये सारे रूल हम आगे देख चुके हैं। तो वेरिएबल नाम, वेरिएबल्स के नाम और आइडेंटिफाई कैसे देना है एरे के, फंक्शन के, ये सब आगे आप देखेंगे। मैंने बताया कि कीवर्ड रिजर्व वर्ड है। कौन से कीवर्ड है रिजर्व वर्ड है, किसको हमें यूज़ नहीं करना है? ये आपको दिख रहा है 32 कीवर्ड्स जो हैं, जो रिजर्व हैं। ये कीवर्ड्स हैं जिसका प्रोग्रामिंग में यूज़ होगा। ये आइडेंटिफायर के तौर पर नहीं यूज़ कर सकते। इसका वेरिएबल में नाम या फंक्शन का, एरे का नाम नहीं दे सकते। इसको उसी की तरह यूज़ करना है जिस तरह से इसने कंपाइलर ने सेट करके रखा हुआ है। इनमें से आप देख सकते हो, INT है, फ्लोट है, स्ट्रक्चर है, ये सारा आप लोग कुछ यूज़ भी किए हो। इफ है, रिटर्न है, दिस ऑल आर रिजर्व वर्ड्स। L वैल्यूज़ एंड R वैल्यूज़ इन C। देखिए यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ दिखा दूँ, L का मतलब क्या और R का मतलब क्या। L का मतलब होता है लेफ़्ट साइड, R का मतलब होता है राइट साइड। तो पहली चीज़ तो बहुत बड़ी क्लियर हो गई कि L वैल्यू मतलब हम लोग बात कर रहे हैं लेफ़्ट साइड की, R वैल्यू का मतलब बात कर रहे हैं राइट साइड की। आज की जो सेशन मैंने शुरुआत की है उसमें सबसे पहले मैंने बताया था आपको एड्रेस ऑफ वेरिएबल। यहाँ पर जो मैंने बात किया था कि जब भी हम कोई वेरिएबल डिफ़ाइन करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, तो यहाँ ये जो A होता है, यहाँ पर A का एड्रेस यहाँ पर उसको मिलता है। जैसे कि हमारा घर है तो घर का एड्रेस होगा, घर का नाम है मातृकृपा, लेकिन घर का एड्रेस भी होता है B47। तो ये B47 जो हुआ वो एड्रेस हुआ, लेकिन मातृकृपा घर का नाम हुआ। इसी तरह से दो चीज़ होती है। अब घर की वैल्यू क्या है, भैया मैं वहाँ पे रहता हूँ, तो मैं, चलो मैं, मुझे वैल्यू मान लो उसकी कि मैं इसमें प्रियंक दोषी रहता है। तो तीन चीज़ें यहाँ पे हो गई कि कोई भी लोकेशन होगा उसके अंदर सबसे पहले तो आपको मिलेगा एड्रेस, फिर मिलेगा, आप उसको नाम रखोगे मातृकृपा, और उसके अंदर रहेगा कौन, प्रियंक दोषी। उसी तरह से आपको यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कि ये जो आपका यहाँ पर मैंने बताया L वैल्यू और R वैल्यू, तो
तो जब भी हम किसी लेफ्ट किसी चीज़ को असाइन करते हैं, अगर पोस्ट ऑफ डाकिया अगर डाक लाता है, पोस्टमैन अगर पोस्ट लाता है, तो उसको एड्रेस चाहिए। उसको ऊपर मातृकृपा सिर्फ लिखोगे तो पता नहीं चलेगा, क्योंकि बहुत सारे मातृकृपा मिलेंगे, मतलब एड्रेस की ज़रूरत पड़ेगी ना। सिर्फ घर का नाम लिख दो, मातृकृपा तो नहीं मिलता है, एड्रेस लिखना पड़ता है। तो उसी तरह से हम लोगों को एल वैल्यू मतलब वैल्यू जहाँ पे जानी है, राइट साइड की वैल्यू अगर लेफ़्ट में जानी है तो इसका एड्रेस चाहिए। मतलब एल वैल्यू का ज़्यादा कनेक्शन एड्रेस से होता है, यहाँ पे एड्रेस की बात की जाती है। तो जब भी एल वैल्यू की बात की जाए तो समझो कि मेमोरी लोकेशन एड्रेस ऑफ वेरिएबल इन मेमोरी। और वैल्यू जो है पोस्ट में आया, तो पोस्ट कहाँ से आया, अगर भेजने वाला अपना एड्रेस नहीं लिखेगा ना तो भी आ जाएगा। तो भेजने वाले की एड्रेस की ज़रूरत नहीं है, उसका पोस्ट के अंदर जो खत है ना वैल्यू, उसकी ज़रूरत है। पार्सल के अंदर की चीज़ की ज़रूरत है। अगर सेंडर ने एड्रेस नहीं भेजा है तो भी चलता है एक बार, लेकिन कहाँ जाना है वहाँ का एड्रेस चाहिए। मतलब पोस्ट मुझे मिलना है तो मेरा एड्रेस पोस्ट उस पार्सल पे चाहिए, अंदर वैल्यू चाहिए। तो उसी तरह से यहाँ से वैल्यू मिलनी है। तो जब भी आर वैल्यू की बात करेंगे तो डेटा वैल्यू आएगी। कौन से आएगी, राइट साइड से। तो राइट साइड से डेटा वैल्यू आएगी, लेफ़्ट साइड में जाएगी, लेफ़्ट साइड में एड्रेस चाहिए जहाँ पे रखना है। तो बहुत ही क्लियर बात है, एल वैल्यू मतलब लेफ़्ट साइड, आर वैल्यू मतलब राइट साइड से डेटा आएगा, लेफ़्ट साइड एड्रेस की ज़रूरत पड़ेगी। ये माइंड में फिट करके रख लो। जब भी बात करें एल वैल्यू मतलब एड्रेस, जब भी बात करें आर वैल्यू मतलब राइट साइड से आएगा डेटा। एग्जाम्पल जैसे कि हम लोग बात करते हैं इंटीजर g = 20, तो ये वैलिड है राइट साइड। एल वैल्यू बराबर नहीं है, एल वैल्यू में तो 10 रखा हुआ है, कांस्टेंट रखा हुआ है, यहाँ कहाँ वेरिएबल है, तो ये रॉन्ग है। यहाँ पे वेरिएबल कुछ होना चाहिए, जहाँ एड्रेस हो वहाँ पर ये 20 जाए। 10 = 20 इनवैलिड है, एल वैल्यू नॉट प्रॉपर, एल वैल्यू रिक्वायर्ड ऐसा एरर आएगा। आपको कंपाइलर क्या देगा, एल वैल्यू रिक्वायर्ड। कांस्टेंट की बात करें, अगर कांस्टेंट की बात करें तो जहाँ पर वेरिएबल नहीं है, फिक्स वैल्यू मतलब जहाँ पर जैसे मैंने 10 बोला 20 बोला तो वो इंटीग्रल टाइप की हो गई, 10.5 बोलूँगा तो फ्लोटिंग टाइप की हो गई, प्रियंक बोलूँगा तो कैरेक्टर टाइप की हो गई, हाँ स्ट्रिंग टाइप की हो गई। लेकिन अगर ओनली पी बोलूँगा तो कैरेक्टर टाइप की हो गई। तो नंबर सिस्टम में आपको पहले पता होना चाहिए कि बाइनरी नंबर सिस्टम 0-1 में जो 2 डिजिट होती हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम होता है 0 से 9 डिजिट का 10 डिजिट होती है। ऑक्टल नंबर सिस्टम होता है 0 से 7 डिजिट का 8 डिजिट होती है। हेक्साडेसिमल उन्हें 16 डिजिट का होता है, मतलब कि उसके अंदर 9 के बाद 10 को अगर लिखना हो तो ए लिखना पड़ेगा, अगर 11 लिखना हो तो उसमें बी लिखना है, इसी तरह से 16 लिखना हो तो एफ लिखना है। तो ये सारा अपना हेक्साडेसिमल सिस्टम हुआ। तो मैं अभी बात कर रहा था कि भाई इंटीजर लिटरल, तो इंटीजर लिटरल मतलब क्या, सीधा सीधा लिख दो 10, 12, 215, 530, ये सारा इंटीजर में हो गया, पॉइंट नहीं लेना है। लेकिन कौन सी डेसिमल सिस्टम में हुआ, हम कौन सी नंबर सिस्टम में हुआ, डेसिमल में हुआ। अगर आपको ऑक्टल में उसको लिखना है तो आगे 0 लिखना पड़ेगा ऑक्टल में। अगर आपको हेक्साडेसिमल में लिखना है तो आगे आपको लिखना पड़ेगा 0x और 0 कैपिटल X। ये उसको आगे लिखने का मतलब प्रीफिक्स, जो हम आगे बोलते हैं ना, आगे लिखने का मतलब होता है प्रीफिक्स होता है, और पीछे लिखने का मतलब होता है सफिक्स होता है। समझो इस बात को, आगे का प्रीफिक्स और पीछे का सफिक्स। तो यहाँ पर अगर आपको अपने को अगर नंबर लिखना है डेसिमल में तो कुछ नहीं, आगे पीछे कुछ नहीं, सीधे सीधे लिख दो, नो प्रॉब्लम। लेकिन ऑक्टल में लिखना है जहाँ पे डिजिट 7 पे अटक जाता है, 8 उसमें 8 आता है ना, तो रॉन्ग, मतलब कि आप ऑक्टल में 8 का यूज़ नहीं कर सकते। जैसे देख लो 0 लिखा है ऑक्टल के लिए और 7 8, ये रॉन्ग है, 8 नहीं आता है ऑक्टल में, यू कैन गो अप टू 7, तो ये इलीगल है। उसी तरह से हेक्साडेसिमल में अगर आपको लिखना है तो आगे 0x लिखना पड़ेगा, कैपिटल X लिखो चलेगा। तो इसमें आप ये मान लो कि 0x लिखा तो चलो प्रीफिक्स हो गया, तो उसमें 4 और B फॉर 11, मतलब कि यहाँ पे आपने ये वैलिड हेक्साडेसिमल लिखा, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से आपको 3 नंबर सिस्टम मैंने बताया, जिसके अंदर आपको जैसे कि मैंने बताया कि भाई 10 डिजिट्स, अगर आपका डेसिमल है तो 0 to 9, ऑक्टल है तो आगे 0 लिखो नंबर के आगे और 7 तक यूज़ करो, हेक्साडेसिमल है तो आगे 0x लिखो, कैपिटल में X लिख सकते हो, और 0 to 9 A to F यूज़ कर सकते हो।
अगर आपका अनसाइंड वैल्यू है, मतलब मैंने बताया कि इसमें साइन का यूज़ नहीं आता है, रेलवे टिकट है, सिनेमा की टिकट है, आपका कोई भी ऐसी जगह है जहाँ पर माइनस का रोल नंबर है, माइनस का कोई अस्तित्व ही नहीं है, तो वहाँ पे आप यू लिखिए अगर आपको लिखना है तो, और लॉन्ग बड़ी वैल्यू के लिए एल लिखिए। ये सफिक्स की बात की है। यहाँ पर एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि लीगल है 212 डेसिमल नंबर सिस्टम में, ये भी लीगल है, अनसाइंड है, हमको यहाँ पे माइनस साइन की ज़रूरत नहीं है। ये इलीगल है क्योंकि ऑक्टल में आगे ओ तो लिखा है बराबर है, लेकिन 8 नहीं आता है। यहाँ पर ओ लिखा है, सॉरी ज़ीरो लिखा है, लेकिन पीछे 2 बार यू लिखा है अनसाइंड के लिए। एक बार होता तो चलता, दैट वाज लीगल, बट 2 बार है, नहीं चलेगा। 85 डेसिमल ओके, यहाँ पे 0 आगे लिखा है, और 213 ओके, 7 तक डिजिट्स हैं, नो प्रॉब्लम, 7 के अंदर ही है, ऑक्टल वैलिड है। मैंने ये पहले ही बता चुका हूँ कि 0x लिखो, हेक्साडेसिमल 4b ओके वैलिड, 30u अनसाइन इंटीजर वैलिड, 30l लॉन्ग टाइप लॉन्ग इंटीजर, 30ul अनसाइन लॉन्ग, दिस ऑल आर वैलिड। फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स के अंदर बात करेंगे तो जहाँ पर फ्रैक्शनल पार्ट होगा, पॉइंट के बाद कुछ डेसिमल नंबर सिस्टम होंगे, तो ये ऐसा नंबर दिया हुआ है जिसका इंटीजर पार्ट 325 है, फ्लोटिंग पार्ट है 0.2569। इसको हम लोग इसको मंटीसा पार्ट, जब एक्सपोनेंट में बात करेंगे, जो ई का, जैसे कि मैं ये नंबर के आकर डिटेलिंग करूँ, डिवीज़न में आपको 1000 लिखना है, 4 बार 0। इस यही मीनिंग सीखे हो ना आप मैथमेटिक्स में, कि ये नंबर लिखने के डिवाइड करो 10,000 से तो ये आएगा। 10,000 का मतलब क्या हुआ, 10⁻⁴, लेकिन ऊपर लिखना है तो -4 लिखना पड़ेगा आपका। सी लैंग्वेज में 10 को हम ई भी लिख सकते, यहाँ पे ई लिखने का ट्रेडिशन है, तो हम लोग इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में इस तरह से लिखते हैं, तो यही नंबर बनता है। तो अगर गिवन नंबर ये है तो ये मंटीसा हुआ, दिस इज़ कॉल्ड मंटीसा पार्ट एंड दिस इज़ कॉल्ड एक्सपोनेंट पार्ट, तो ये हमारा नंबर इस तरह से लिखा जाएगा। लीगल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड, एल फॉर लॉन्ग, और एक्सपोनेंट पार्ट इज़ -5, मंटीसा पार्ट इज़ दिस इज़ रॉन्ग बिकॉज एक्सपोनेंट पार्ट इज़ मिसिंग। कितना रेस टू है नहीं लिखा है, हियर एक्सपोनेंट इज़ रिटन बट मंटीसा इज़ मिसिंग, दिस इज़ ऑल्सो रॉन्ग। हियर दिस इज़ ओके, नो प्रॉब्लम, 32 × 10⁻⁴, दिस वैल्यू विल बी गेट, तो दिस इज़ ट्रू। जनरली बात करते हैं परसेंटेज सी और परसेंटेज एस। तो परसेंटेज सी एक कैरेक्टर के लिए है, परसेंटेज एस मल्टीपल कैरेक्टर के लिए है। एक साथ अगर स्ट्रिंग की बात करें तो परसेंटेज एस का यूज़ होगा। जैसे कि अगर कैरेक्टर है एक्स, अगर वैल्यू देना है सिंगल कैरेक्टर तो ये चलेगा, ये चलेगा, एक कैरेक्टर एक बाइट। लेकिन अगर ऐसा दे रहे हैं, एक साथ स्ट्रिंग दे रहे हैं, इसकी कैपेसिटी एक ही कैरेक्टर की है और इतना बड़ा दे रहे हैं तो नहीं लेगा, रॉन्ग है। तो ये स्ट्रिंग होता है, डबल कोट्स में अगर देखा जाए तो ये स्ट्रिंग होता है, इसके लिए हमें एरे लेना पड़ेगा। तो डबल कोट्स में अगर इस तरह से लिखेंगे, कुछ भी लिखेंगे डबल कोट्स में, इवन हम लोग कुछ ना भी लिखे और डबल कोट्स करके बैठेंगे तो उसको स्ट्रिंग बोलेंगे। तो स्ट्रिंग और कैरेक्टर में डिफरेंस पता लग गई आपको कि एक कैरेक्टर के लिए कैरेक्टर डेटा टाइप कोई भी वेरिएबल लेके आप यूज़ कर सकते हो, मल्टीपल के लिए स्ट्रिंग करना पड़ेगा। दिस इज़ द, अभी यहाँ तक ही देखते हैं, आगे का बात। थैंक यू।